Let us understand the hypertext transfer protocol, which is the backbone of the World Wide Web system, जिसके थ्रू हमारे पास सारे वेब पेजेस जो हैं वो कम्युनिकेट होते हैं और हम लोग इस प्रोटोकॉल के थ्रू वेबसाइट्स जो हैं वो विजिट करते हैं और उनको एक्सेस कर पाते हैं। जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोटोकॉल। इसके अंदर हमारे पास हेडर्स यूज़ होते हैं। व्हाट इज़ अ हेडर? जब क्लाइंट साइड से हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट भेजनी है कि हम लोग एक वेब पेज विजिट करना चाहते हैं, तो हम लोग वो इंफॉर्मेशन एक हेडर की फॉर्म में सर्वर को सेंड कर देंगे। उसको हम लोग कहेंगे इट इज़ अ रिक्वेस्ट हेडर। रिक्वेस्ट हेडर के हमारे पास मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। जिस तरह हम लोग इसके अंदर मेथड बताते हैं कि कौन सा मेथड हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं। जिस तरह HTTP के जो मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं, गेट है, पोस्ट है। हम लोग उस पाथ को बताते हैं जो हम लोग विजिट करना चाहते हैं, जो फाइल हम लोग सर्वर पे एक्सेस करना चाह रहे हैं उसको हम लोग बताते हैं। Actually, we don't need to give this information explicitly, but whenever we open a website or whenever we click a link or whenever we submit a form, तो ये headers automatically browser generate करता है और server side पे send कर देता है। और फिर उसके बाद हमारे पास कुछ इसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जिस तरह हमारे पास प्रोटोकॉल का वर्जन हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, होस्ट कौन सा है जिसे हम लोग विजिट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन भी अल्टीमेटली होगी, लेकिन इस तरह भी होता है कि एक आईपी एड्रेस एक वेब सर्वर का होगा। उस वेब सर्वर पे हो सकता है कि मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट हुई हुई हो, जिस तरह फन वेब डेव भी उस पर होस्ट हुई हुई है। लेट्स से हमारे पास abc.com भी उस पर होस्ट हुई हुई है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स हमारे पास हो सकता है एक सर्वर पे होस्ट हुई हुई हो जिसका हमारे पास आईपी एड्रेस सेम है। तो उस सूरत में हम लोग होस्ट नेम जब बताते हैं तो सर्वर को ये पता चल जाता है कि ये जो हम लोग फाइल एक्सेस करना चाह रहे हैं ये कौन सी वेबसाइट के लिए, कौन से होस्ट के लिए। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट हेडर के अंदर जाती है वो यूज़र एजेंट है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारे ब्राउज़र के बारे में। हम लोग ब्राउज़र कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कौन सा है, ब्राउज़र का वर्जन कौन सा है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो रिक्वेस्ट हेडर में सेंड होती है। ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है? सर्वर इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे डायनेमिक कंटेंट जनरेट कर सकता है। जिस तरह एक स्पेसिफिक चीज़ है जो हमारे पास क्रोम के अंदर सपोर्टेड है, लेकिन लेट्स से इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर वो चीज़ सपोर्टेड नहीं है, तो सर्वर उसकी बेस पे डिसाइड कर सकता है कि उसने किस तरह का वेब पेज जो है वो सेंड करना है, या अगर मोबाइल से एक रिक्वेस्ट आ रही है तो उसे किस तरह हैंडल करना है, और अगर हमारे पास एक डेस्कटॉप से रिक्वेस्ट आ रही है तो उसे किस तरह हैंडल करना है। इसके अलावा और हमारे पास इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो हम लोग रिक्वेस्ट हेडर के अंदर सेंड करते हैं। जब वेब सर्वर इस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है तो उसके अगेंस्ट वो एक रिस्पॉन्स हेडर और कंटेंट्स सेंड करता है। तो कंटेंट से पहले हमारे पास रिस्पॉन्स हेडर होगा और फिर उसके बाद हमारे पास कंटेंट्स होंगे जो सर्वर क्लाइंट साइड पे सेंड करेगा। तो रिस्पॉन्स हेडर में हमारे पास रिस्पॉन्स कोड हो सकता है, हमारे पास डेट टाइम हो सकता है, जो सर्वर की इंफॉर्मेशन है वो हो सकती है, और इसके अलावा हमारे पास और फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर हो सकती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर कंटेंट लेंथ होती है कि हमारे पास जो सर्वर से HTML पेज आया है उसके अंदर कितने बाइट्स हैं, वो इंफॉर्मेशन भी हमारे पास इस रिस्पॉन्स हेडर के अंदर होगी। जो रिक्वेस्ट मेथड्स हैं जो हम लोग रिक्वेस्ट हेडर के अंदर सेंड कर रहे होते हैं, वो हमारे पास बहुत से HTTP प्रोटोकॉल के अंदर बहुत से हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसके अंदर सबसे पॉपुलर या सबसे वाइडली जो यूज़ होता है वो हमारे पास गेट का मेथड है और फिर हमारे पास पोस्ट का मेथड है। ऑल्दो इसके अलावा हमारे पास हेड, फैच, डिलीट, पुट और भी मेथड्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा वाइडली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग गेट और पोस्ट का मेथड यूज़ करते हैं। जब भी हम लोग किसी फॉर्म को सबमिट करते हैं, एक फॉर्म हम लोगों ने फिल किया, उसे सबमिट किया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो फॉर्म का डाटा सर्वर पे जाता है ये हमारे पास पोस्ट मेथड के थ्रू जाता है। ऑल्दो वी कैन ऑल्सो सेंड दिस इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ अ गेट मेथड एज वेल, बट मोस्टली वी सबमिट द फॉर्म डाटा इन फॉर्म ऑफ अ पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड के अंदर ये है कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास हेडर का हिस्सा बन के सर्वर साइड पे चली जाती है। अगर हम लोग फॉर्म सबमिट करने के लिए लेट्स से गेट मेथड यूज़ करते हैं तो फिर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन एक क्वेरी स्ट्रिंग की फॉर्म में सर्वर पे जाएगी। तो इट्स अ गुड हैबिट कि अनलेस इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड यू सेंड द फॉर्म डाटा टू द सर्वर यूजिंग द पोस्ट मेथड। ठीक है, जब आप फॉर्म HTML का लिखेंगे तो उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेथड स्पेसिफाई करते हैं, वहाँ पे अपने मेथड पोस्ट यूज़ करना है। और इसी तरह जब हम लोग यूजुअली URLs को क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास गेट मेथड
यूज़ हो रहा होता है। तो वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई कि हम लोग गेट मेथड यूज़ करेंगे, ब्राउज़र ऑटोमेटिकली उस चीज़ को जो है वो हैंडल कर रहा होता है। हमारे पास मुख्तलिफ रिस्पॉन्स कोड्स होते हैं और ये रिस्पॉन्स कोड से हमें पता चलता है कि सर्वर हमारी रिक्वेस्ट को उसने किस तरह हैंडल किया। रिस्पॉन्स कोड्स हम लोग कुछ हंड्रेड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, 200, 300, 400 एंड 500। तो इसमें से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्स कोड्स हैं उन्हें हम लोग देख लेते हैं। जो 200 की सीरीज़ में रिस्पॉन्स कोड्स होते हैं, ये यूजुअली हमारे पास सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली सर्वर ने हैंडल किया और हमें सक्सेसफुली रिस्पॉन्ड किया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो रिस्पॉन्स हेडर मिलेगा उसके अंदर फर्स्ट लाइन में आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि रिस्पॉन्स 200, ठीक है, रिस्पॉन्स कोड आपको उसके अंदर 200 मिलेगा। 300 के अंदर हमारे पास सर्वर रिलेटेड हमारे पास रिस्पॉन्स कोड्स होते हैं। जिस तरह लेट्स से आपने एक वेबसाइट विजिट की http://daraz.pk। अब daraz.pk को उन्होंने सिक्योर प्रोटोकॉल के साथ इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो वो क्या करेंगे, आपके रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर देंगे https://daraz.pk। तो वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स हेडर के अंदर मूव परमानेंटली का आपको रिस्पॉन्स कोड मिलेगा और आपकी रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट हो जाएगी https वाले प्रोटोकॉल के थ्रू। उस पोर्ट के थ्रू जो है वो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ और रिस्पॉन्स कोड्स हैं सर्वर साइड के, जैसा नॉन मॉडिफाइड है, टेम्परेरी रीडायरेक्ट है, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम लोग कब यूज़ करेंगे कि सर्वर ने हमें क्लाइंट साइड पे बताना है कि उस रिक्वेस्ट का जो है वो हाउ डिड द सर्वर हैंडल द रिक्वेस्ट, राइट, वाज इट सक्सेसफुल, does the client need to do some additional thing, like in case of redirection it has to open a new domain। और फिर इन केस अगर हमारे पास एरर्स आते हैं तो उसके लिए हमारे पास 400 और 500 की सीरीज यूज़ होती है। यूजुअली 400 के रिस्पॉन्स कोड्स यूज़ होते हैं जब रिक्वेस्ट के अंदर जो प्रॉब्लम है वो क्लाइंट साइड से है। जिस तरह एक आपने बहुत कॉमनली एक एरर देखा होगा, आपको ब्राउज़र एट टाइम्स शो करता है 404 फाइल नॉट फाउंड। उसका क्या मतलब होता है कि हम लोग सर्वर के ऊपर, वेब सर्वर पे एक फ़ाइल की रिक्वेस्ट करते हैं, वो फाइल सर्वर पे मौजूद नहीं होती और सर्वर हमें एरर कोड 404 के एरर कोड से रिस्पॉन्ड करता है कि जिस फाइल को आप रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं इट इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन द सर्वर, राइट, यू आर लुकिंग फॉर एन इनवैलिड फाइल, इनवैलिड पाथ। इसके अलावा हमारे पास जो है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है कि हम लोगों ने एक पाथ का या एक वेबसाइट के एक हिस्से का हमारे पास एक्सेस नहीं है और हम लोग उसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो सर्वर कह सकता है 401 से रिस्पॉन्ड कर सकता है कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर पेज और पार्ट ऑफ इट। और इसके अलावा अगर हमारे पास एरर सर्वर की वजह से हो, जिस तरह सर्वर बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है, अब वो हमारे पास रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता लोड की वजह से, या और कोई प्रॉब्लम आ गई है सर्वर के ऊपर, तो अगर सर्वर साइड पे हमारे पास कोई इशू आ जाता है तो मोस्टली हमारे पास 500 की सीरीज में रिस्पॉन्स कोड जो है वो हमें रिसीव होता है। वेब ब्राउज़र्स के बाद हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास वेब सर्वर्स कैसे काम करते हैं। वेब सर्वर जो है इट इज़ जस्ट लाइक a computer. It is actually a computer, but mostly it is a more powerful computer than the computers that we use at our homes. जो वेब सर्वर होते हैं वो किसी एक एप्लीकेशन स्टैक को फॉलो कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन स्टैक में हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें हो जाती हैं कि वो वेब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रन कर रहा है, उसके अंदर जो वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, डेटाबेस कौन सा यूज़ हो रहा है, हमारे पास जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो डायनेमिक कंटेंट जनरेट करने के लिए यूज़ हो रही है वो हमारे पास कौन सी यूज़ हो रही है। तो दीज ऑल थिंग्स मेक अप एन एप्लीकेशन स्टैक। इन स्टैक्स को हम लोग इसकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जो कॉमनली यूज एप्लीकेशन स्टैक्स हैं उसके अंदर जो प्रोफेशनली हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो हमारे पास लैम्प का स्टैक है। लैम्प के स्टैक में हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे हम लोग लिनक्स को यूज़ कर रहे होते हैं, वेब सर्वर के तौर पे हम लोग अपाची वेब सर्वर को यूज़ कर रहे होते हैं, डेटाबेस के तौर पे हम लोग माई सीक्वल डेटाबेस को यूज़ कर रहे होते हैं, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पे हम लोग PHP को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर इसके अंदर हमारे पास बाकी चीज़ें सेम रहें लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग विंडोज़ करते हैं तो फिर हमारे पास यही लैम्प
का जो स्टैक है वी वुड कॉल इट अ वैम्प स्टैक, राइट? विंडोज, अपाची, माईसीक्वल एंड पीएचपी। ट्रेडिशनली हमारे पास डायनेमिक वेबसाइट्स के लिए लैम्प ही ज़्यादा यूज़ होता रहा है, लेकिन जिस तरह अब हमारे पास फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, बैक एंड फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा हमारे पास डाइवर्सिफाई हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो हमारे पास स्टैक्स भी जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जिस तरह वैम्प को हमने डिस्कस किया, इसके अलावा हमारे पास वीज़ा का स्टैक है जिसके अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। माइक्रोसॉफ्ट का एक वेब सर्वर है जिसको IIS कहते हैं, वो वेब सर्वर के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। सीक्वल सर्वर जो है वो भी अगेन माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर, वो डेटाबेस सर्वर के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। और ASP.NET जो है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पे यूज़ हो रही है। तो अगर ये प्योरली माइक्रोसॉफ्ट के हम लोग स्टैक की बात करें जिसके अंदर हर चीज़ माइक्रोसॉफ्ट की डेवलप्ड है, तो वो हमारे पास वीज़ा स्टैक है। पिछले कुछ सालों के अंदर हमारे पास जावास्क्रिप्ट को एज अ बैकएंड लैंग्वेज यूज़ किया गया। ट्रेडिशनली PHP और ASP ज़्यादा यूज़ होती थी, इसके अलावा और हमारे पास कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस थी जो यूज़ होती थी। लेकिन पिछले कुछ अरसे के अंदर हमारे पास जावास्क्रिप्ट को बैकएंड के तौर पे भी यूज़ किया गया है और इट इज़ स्टिल मतलब वेरी पॉपुलर एंड मैनी वेबसाइट्स आर कन्वर्टिंग टू दिस स्टैक एंड दिस स्टैक इज़ द मोस्ट पॉपुलर वन इज़ MongoDB, एक्सप्रेस, एंगुलर एंड नोड। ठीक है, इन स्टैक्स के ऊपर हम लोग बाद के मॉड्यूल्स के अंदर बात करेंगे और इसकी बहुत सी वेरिएशंस हैं। जिस तरह MongoDB जो है वो डेटाबेस है, एक्सप्रेस जो है वो हमारे पास रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए, एंगुलर जो है वो फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है, नोड जो है वो हमारे पास बैक एंड का सर्वर है जो बेसिकली हमारे पास रिक्वेस्ट को जो है वो लिसन करेगा और उन्हें रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन नोड के अंदर जो हम लोग कोड लिखेंगे वो हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क आप चेंज कर दें, एंगुलर से आप रिएक्ट पे चले जाएं, तो आपके पास MERN, MERN, MERN स्टैक जो है वो हमारे पास बन जाएगा। और एक जो फुल स्टैक डेवलपर है, चाहे वो किसी भी स्टैक पे काम कर रहा है, लैम्प पे काम कर रहा है, वीज़ा पे काम कर रहा है, मीन पे, MERN पे काम कर रहा है, तो एक फुल स्टैक डेवलपर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो किसी हद तक ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे काम कर सकता है। डैट मीन्स जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कर लेगा, जो वेब सर्वर है उसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन उसे पता होगी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर लेगा, बैक एंड डेवलपमेंट कर लेगा। तो एक फुल स्टैक डेवलपर को इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का पता होना ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली हमारे पास लिनक्स और विंडोज़ यूज़ होते हैं। ज़्यादातर जो कमर्शियल वेब सर्वर्स हैं वो हमारे पास लिनक्स पे होस्टेड होते हैं और इसके अलावा कुछ आपको विंडोज़ और मैक के ऊपर भी होस्टेड वेब सर्वर्स मिल जाएंगे। अगर आप खुद अपना वेब सर्वर क्रिएट करना चाहते हैं जिसके ऊपर आप एक वेबसाइट होस्ट करें, तो इट्स अप टू यू कि आप इनमें से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। जो वेब सर्वर के सॉफ्टवेयर हैं, इसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है हमारे पास अपाची यूज़ होता है, nginx है, ये हमारे पास एक वेब सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट का IIS है। दीज आर सम पॉपुलर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर्स विच आर यूज्ड। इसके अलावा डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स के अंदर हमारे पास मोस्टली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सर्वर्स जो हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं, सिस्टम्स यूज़ हो रहे होते हैं, जिस तरह MySQL है, पोस्टग्रेस है, SQLite है, ये सारे हमारे पास रिलेशनल हैं। और फिर रिसेंटली हमारे पास डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड या जिसे हम लोग NoSQL डेटाबेसेस कहते हैं वो भी यूज़ होते हैं, जिसके अंदर शायद जो सबसे पॉपुलर एग्जांपल है वो हमारे पास MongoDB की है। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप एक डायनेमिक वेबसाइट के कंटेंट्स जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वर्ल्ड वाइड वो PHP है। PHP के अंदर हमारे पास जो है वो डायनेमिक कंटेंट जनरेट होते हैं और वो हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की ASP.NET है जो हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पे यूज़ होती है। रिसेंटली हमने देखा है कि पाइथन के अंदर लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं, उसके अंदर आपके पास जेंगो फ्रेमवर्क है, फ्लास्क फ्रेमवर्क है, वो हमारे पास यूज़ होते हैं वेबसाइट्स को रन करने के लिए, डायनेमिक कंटेंट्स जनरेट करने के लिए। और फिर जावास्क्रिप्ट को भी डायनेमिक कंटेंट्स जनरेट करने के लिए सर्वर साइड पे यूज़ किया जाता है और उसके लिए हमारे पास Node.js जो है वो यूज़ होती है। इस मॉड्यूल में हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारे पास वेब डेवलपमेंट होती है उसके अंदर हम लोग मेन आर्किटेक्चर जो है वो कौन सा यूज़ होता है। अगर हम लोग किसी भी वेबसाइट को देख लें, जब हम लोग उसे विज़िट कर रहे होते हैं और उसके कंटेंट्स अपने ब्राउज़र में
रिसीव कर रहे होते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास 2 टियर्स क्रिएट हो रहे होते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से ये हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है कि हम लोग इसको फर्दर टियर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। जब टियर्स के अंदर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से वेबसाइट की मेंटेनेंस आसान हो जाती है। तो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, एवरी वेबसाइट supports every website is based on at least 2 tiers। ठीक है, फर्स्ट आपका जो है वो क्लाइंट साइड का टियर हो जाएगा जहाँ पे यूज़र है और वो ब्राउज़र के थ्रू वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, तो वो हमारे पास क्लाइंट साइड हो जाएगी, फर्स्ट टियर हो जाएगा। और जो सेकंड टियर है वो हमारे पास सर्वर हो जाएगा, वेब सर्वर। और इनके बीच में हमारे पास इंटरनेट हो जाएगा जिसके थ्रू हमारे पास वो रिक्वेस्ट आएंगे, बट इंटरनेट इज़ नॉट अ टियर, इट इज़ जस्ट अ मीडियम। तो हमारे पास वेब ब्राउज़र एक टियर हो गया और वेब सर्वर दूसरा टियर हो गया। तो इन सिंपलेस्ट फॉर्म एवरी वेबसाइट फॉलोज एटलीस्ट 2 टियर आर्किटेक्चर। लेकिन हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से इन टियर्स को फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं टू मल्टीपल टियर्स। एट टाइम्स ये आर्किटेक्चर सिर्फ सर्वर साइड पे इम्प्लीमेंटेड होता है और इसकी फिर हमारे पास बहुत सी वेरिएशंस हैं। एक जो बेसिक हमारे पास 3 टियर आर्किटेक्चर है उसको हम लोग इस तरह डिवाइड करते हैं कि एक उसके अंदर हम लोग टियर यूज़ करते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है जो कंटेंट्स डिस्प्ले होने हैं उनके लिए, यूज़र को क्या चीज़ नज़र आएगी, डायनेमिक कंटेंट्स का स्ट्रक्चर किस तरह होगा, विजुअली वो किस तरह अपीयर होंगे। ऑल दीज थिंग्स गो इनटू द प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, तो पहला टियर हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर का हो गया। अब जो डायनेमिक कंटेंट्स जनरेट होने हैं उसके लिए कोई ना कोई बिजनेस लॉजिक, कोई ना कोई फंक्शनल लॉजिक हमारे पास यूज हो रही होगी, उसका कोड हम लोग सेपरेट कर देते हैं प्रेजेंटेशन से। सेपरेशन का फायदा क्या होता है कि जब हम लोगों ने अपनी बिजनेस लॉजिक को चेंज करना है, बिजनेस लॉजिक क्या होगी कि डायनेमिकली जो कंटेंट्स जनरेट होने हैं उसके अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ उन कंटेंट्स में डालनी है। ठीक है, तो वो हर यूज़र के हिसाब से, हर रिक्वेस्ट के हिसाब से हमारे पास डिफरेंट कंटेंट्स जनरेट होंगे। तो वो जो बिजनेस लॉजिक है वो हमारे पास जो फंक्शनल लॉजिक की लेयर है उस टियर के अंदर हमारे पास वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लोगों ने बिजनेस लॉजिक को चेंज करना है तो हमें प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो कोड है उससे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे पास सेपरेट लिखा हुआ है, उसे हम उस कोड को हम लोगों ने सेपरेट कर लिया, उसे प्रेजेंटेशन लेयर में ले गए। और जब हम लोगों ने बिजनेस लॉजिक के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो वो हमारे पास जो है वो फंक्शनल लॉजिक की जो हमारे पास लेयर है उसके अंदर हम लोग काम कर लेंगे। और फिर जो डेटाबेस है वो हमारे पास एक, या जो जो भी डाटा है, डेटाबेस है, फाइल्स के अंदर हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है, वो हमारे पास एक थर्ड ईयर हो जाएगा। तो इट वुड ओनली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द डाटा एंड मैनिपुलेटिंग द डाटा। जो भी डाटा से आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट की जो लेयर है उसके लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होगी। तो ये हमारे पास है वेब के अंदर जो पर्टिकुलरली इनको फर्दर हम लोग स्पेसिफिक कर देते हैं, वो हमारे पास मॉडल व्यू कंट्रोलर है। उसके बारे में हम लोग बाद के मॉड्यूल्स के अंदर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद डेवलपिंग द वेबसाइट। उसके अंदर जो पहला हमारा स्टेप होगा वो ये कि हम लोग HTML को समझें। आई एम प्रिटी श्योर कि आप में से बहुत से लोग HTML को जानते होंगे और शायद आप लोगों ने उसके अंदर काम भी किया हो। लेकिन डोंट वरी इफ़ यू हैवंट वर्क ऑन HTML सो फार, तो हम लोग एक बेसिक से जो है वो शुरू करेंगे और फिर हम लोग आगे एडवांस टॉपिक्स की तरफ जो है वो जाएंगे। यहाँ पे मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि जब भी हम लोग किसी लेक्चर के अंदर HTML का कोई टैग स्टडी करते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए लेक्चर को पॉज करके उस टैग को खुद से आप एक वेब पेज बना लें, नोटपैड की एक फाइल बना लें, उसके अंदर आप वो टैग टाइप करें और उसको टेस्ट करके देखें। और फिर साथ उस टैग के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मोज़िला डेवलपर नेटवर्क MDN की वेबसाइट पे आपने जाके उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो देख लेनी है। वहाँ पे आपको उसकी स्पेसिफिकेशंस भी मिल जाएंगी, ये भी आपको पता लग जाएगा कि ये टैग कौन कौन से ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं। और फिर उसकी जो आपकी कुछ ट्यूटोरियल्स हैं, इंफॉर्मेशन है, एग्जांपल्स हैं, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि व्हेनेवर वी स्टडी अ पर्टिकुलर टैग और
लेटर ऑन अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, तो आप इमीडिएटली उसको फ़ौरन आप टेस्ट करें और फिर आप अपने लेक्चर को कंटिन्यू करें। तो जो HTML है, इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। और मार्कअप होता क्या है? बेसिकली मार्कअप ये होता है कि आपके जो कंटेंट्स हैं ऑन टॉप ऑफ इट आप कोई एडिशनल चीज़ उसके बारे में बता रहे होते हैं, कंटेंट्स के बारे में। इसकी अभी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। HTML के मुख्तलिफ वेरिएंट्स चलते रहे हैं। अभी आजकल HTML5 चल रहा है, इससे पहले HTML4 था, पैरेलल में XHTML चल रहा था। तो मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं हमारे HTML के जो यूज़ में रहे हैं, और आजकल जो है वो HTML5 जो है वो यूज़ हो रहा है। To understand the markup, you can think of an assignment that you submit to your teacher. आप जब टीचर को अपनी असाइनमेंट भेजते हैं तो आपके टीचर उसको चेक करते हैं और आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए उसे मार्क करते हैं, बताते हैं कि ये चीज़ इस तरीके से इम्प्रूव हो सकती है या आपने यहाँ पे ये गलती की है। उस वो वो जो टीचर फीडबैक दे रहा है, यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ मार्कअप। और वो मार्कअप का कैसे पता चलता है कि वो आपके कंटेंट से डिफरेंट है? अगर आपने ब्लू पेन से एक असाइनमेंट लिख के जमा कराई है तो आप देखेंगे मार्कअप यूजुअली आपके पास रेड पेन से होगा। अब आप जहाँ पे रेड पेन देख लेंगे तो यू नो दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द कंटेंट्स बट दिस इज सम फीडबैक गिवन बाय द टीचर। वो आपके पास यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ मार्कअप। आपके पास बुक्स के अंदर अगर आपने कोई नोट्स अपने बनाने हैं तो आप स्टिकी नोट्स कर लेते हैं, हाईलाइटर यूज कर लेते हैं, तो ऑल दोज एग्जांपल्स आर यू कैन थिंक ऑफ देम एज मार्कअप्स। एक जो टूल आपने यूज़ करना है, यू मस्ट ट्राई दिस टूल, वो हमारे पास W3C का HTML वैलिडेटर है। ठीक है, इस वैलिडेटर के अंदर क्या करते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट होस्ट हुई हुई है तो आप उसका URL दे देते हैं। नहीं तो अगर आपने HTML पेज कोई क्रिएट किया हुआ है तो आप उसको यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं और वैलिडेट के बटन को क्लिक कर देते हैं। आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि कौन सा HTML का वर्जन है जिसके अंदर आपने ये स्क्रिप्ट लिखा है या कोड लिखा है, और ये आपके पास जो HTML का कोड होगा ये वैलिडेट करके इसके अंदर अगर कोई एरर्स हैं, सिंटैक्स एरर हैं, वो भी पता चल जाएंगे, और अगर कोई रिकमेंडेशंस हैं जो आपने फॉलो नहीं की तो वो वार्निंग्स की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। जिस तरह एक आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल दी हुई है वो ये कि अगर आप इमेज का टैग यूज़ करते हैं एक अपने वेब पेज में इमेज डिस्प्ले करने के लिए, लेकिन इमेज के साथ आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं देते, तो आपको एक वार्निंग मिल जाएगी कि इमेज के साथ आपको आर्ट जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो यू मस्ट यूज़ दिस टूल एज अ डेवलपर, आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। एज वी डिस्कस्ड के हमारे पास आजकल HTML5 यूज़ हो रही है और ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पास मॉडर्न ब्राउजर्स हैं दे सपोर्ट HTML5। एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है, एक वेब पेज के अंदर क्या होता है? हमारे पास HTML डॉक्यूमेंट के अंदर HTML एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम HTML टैग्स भी कहते हैं। एक HTML एलिमेंट जो है उसे हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसका हमारे पास कोई नेम होगा। अब आपने इमेज डिस्प्ले करना है पेज के अंदर, उसके लिए एक एलिमेंट यूज़ होगा। आपने कोई लिंक डालना है उसके लिए एक और एलिमेंट यूज़ होगा। आपने टेबल क्रिएट करना है उसके लिए कोई और एलिमेंट होगा। तो मुख्तलिफ आपके पास एलिमेंट्स होंगे, हर एक का अपना एक यूनिक नेम होगा। उस नेम से पहले आपके पास एंगल ब्रैकेट आएगी, लेस देन का साइन आएगा, फिर आपके पास एलिमेंट का नेम होगा, और फिर उसके बाद आप फर्दर एलिमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि आपके पास एंकर का टैग यूज हुआ है, एंकर का एलिमेंट है जो लिंक्स के लिए यूज होता है। एक एलिमेंट जो है वो हमारे पास उसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। एक हमारे पास उसके अंदर ओपनिंग टैग हो गया, जो यहाँ पे आपके पास लेस देन से लेके ग्रेटर देन तक का जो है ये आपके पास ओपनिंग टैग हो जाएगा। इसके अंदर हमारे पास दो हिस्से होते हैं, एक एलिमेंट का नेम हो जाएगा जिस तरह एंकर ए इस केस में नेम है, और फिर उसके बाद कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। जिस तरह लिंक है तो आप किसी वेबसाइट को लिंक करेंगे तो वो जो आपके पास लिंक की इंफॉर्मेशन है वो आप href के एट्रीब्यूट में देंगे। तो नेम के साथ जो आपके पास कीज और वैल्यूज नजर और आ रही होंगी, दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। जरूरी नहीं है कि उसके साथ वैल्यू भी हो, खाली एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है जिसके साथ कोई वैल्यू ना हो, लेकिन अगर वैल्यू होगी तो आपके पास इक्वल टू के बाद वो वैल्यू होगी। HTML का टैग जिस तरह ओपन होता है
यहाँ पे ए को जिस तरह हम लोग ओपन करें, इसी तरह वो हमारे पास किसी जगह पे जाके क्लोज होगा, उसको हम लोग क्लोजिंग टैग कहेंगे। तो HTML एलिमेंट का एक आपके पास ओपनिंग टैग होगा, एक आपके पास क्लोजिंग टैग होगा। उस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो चीज़ होगी उसको आप कंटेंट कहेंगे। दिस कंटेंट कैन बी सम टेक्सचुअल कंटेंट और दिस कंटेंट कैन कंटेन सम अदर HTML एलिमेंट्स एज वेल। ज़रूरी नहीं है कि हर HTML एलिमेंट के हमारे पास कुछ कंटेंट्स हों। जिस तरह हमारे पास इमेज का जो HTML एलिमेंट है जो वेब पेज के अंदर इमेजेस डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है, उसका हमारे पास उसके अंदर कोई टेक्सचुअल कंटेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। उसको हम लोग सिंपली क्लोज भी कर सकते हैं, मतलब जिस तरह हम लोगों ने IMG लिखा, यहाँ पे हम लोगों ने जो JPG या PNG जो भी फाइल है उसका हम लोगों ने पाथ दिया और फिर हम लोगों ने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो वी डू नॉट नीड टू हैव अ क्लोजिंग IMG टैग, राइट। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बस इट इज़ सफिशिएंट टू हैव IMG। HTML के अंदर बहुत अरसे तक हमारे पास एक वेरिएंट यूज़ होता रहा है XHTML का। वो भी हमारे पास HTML होती थी, लेकिन वो HTML जो है वो स्ट्रिक्टली एक XML डॉक्यूमेंट भी होता था। तो जब आप XML डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं तो आपके पास जब एक एम्प्टी एलिमेंट होता है तो उसको आप क्लोज करने से पहले एक फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास एक उससे पता चल जाता है कि ये एक एम्प्टी एलिमेंट है, इसके कोई टेक्सचुअल कंटेंट्स नहीं है। लेकिन इन HTML5 इट इज़ फाइन वेदर यू यूज़ द forward slash or not, it does not make much difference, but if you had been working on XHTML तो फिर यहाँ पे आपको forward slash के बाद टैग को जो है वो क्लोज करना होता है। HTML एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास नेस्टिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है हमें। नेस्टिंग क्या होती है कि जब एक HTML एलिमेंट के अंदर एक दूसरा एलिमेंट आता है तो हमारे पास किस एलिमेंट ने पहले क्लोज होना है। तो नेस्टिंग के अंदर हमेशा इस तरह होता है कि जो नेस्टेड एलिमेंट होता है इट मस्ट क्लोज फर्स्ट। तो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें तो जो आपके पास ये ऊपर एग्जांपल है, यहाँ पे H1 का एक टैग है जो हेडिंग्स के लिए यूज होता है और फिर उसके अंदर एक नेस्टेड टैग है स्ट्रॉन्ग का, ठीक है। H1 के टैग के अंदर एक और हमारे पास टैग है। अब H1 के क्लोज होने से पहले जो नेस्टेड एलिमेंट है उसका क्लोज होना जरूरी है। तो पहले स्ट्रॉन्ग हमारे पास क्लोज होगा, फिर उसके बाद हमारे पास H1 क्लोज होगा, राइट। अगर हम लोग ये देखें कि हमारे पास नेस्टिंग इनकरेक्ट कैसे हो सकती है, तो यहाँ पे देखें एक एग्जांपल है इनकरेक्ट नेस्टिंग की कि हमारे पास H1 का एलिमेंट आया, उसके अंदर एक एलिमेंट आया स्ट्रॉन्ग का, फिर हमारे पास H1 का एलिमेंट क्लोज हुआ और फिर हमारे पास स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट क्लोज हुआ। नाउ दिस इज अ रॉन्ग एग्जांपल, वी वुड नॉट डू दिस थिंग। तो ये इतना आपने याद रखना है कि नेस्टेड एलिमेंट जो हमारे पास नेस्टेड एलिमेंट है वो पहले क्लोज होगा और फिर जो बाहर वाला एलिमेंट है वो हमारे पास बाद में क्लोज होगा। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसके अंदर हम लोग जो नेस्टेड एलिमेंट्स हैं उनकी आपस में रिलेशन हम लोग देख सकते हैं। जिस तरह हमारे पास बॉडी का एक एलिमेंट है, इसका हमारे पास एक चाइल्ड है पेरेंट, एक चाइल्ड हमारे पास पेरेंट का एलिमेंट है, एक H1 का एलिमेंट है, एक डिव का एलिमेंट है। तो ये सारे हमारे पास चिल्ड्रन हैं बॉडी के एलिमेंट के। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो इन सब का पेरेंट है। अब अगर हमारे पास सिर्फ चिल्ड्रन की बात करें तो वो हमारे पास डायरेक्टली हमारे पास नेस्टेड होंगे एक आउटर एलिमेंट के अंदर, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो जो चाइल्ड एलिमेंट है उसके अंदर फर्दर हमारे पास चिल्ड्रन हो। जिस तरह बॉडी के अंदर पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। तो अब हम लोग ये कहेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट है ये हमारे पास बॉडी का डिसेंडेंट है, ठीक है। मतलब पी भी डिसेंडेंट होगा, स्ट्रॉन्ग भी डिसेंडेंट होगा, ये सारे जो है हमारे पास, मतलब चाइल्ड जो है फर्स्ट लेवल पे होगा, लेकिन फर्स्ट लेवल से आगे वाले जो हैं उन्हें हम लोग डायरेक्ट चाइल्ड तो नहीं कहेंगे, हम लोग उसको डिसेंडेंट्स कहेंगे। और डिसेंडेंट्स की इन्वर्स रिलेशन क्या हो जाएगी, इंसेस्टर्स। जिस तरह स्ट्रॉन्ग का इंसेस्टर जो है वो हमारे पास पी भी है और उसका इंसेस्टर हमारे पास बॉडी भी है। जो हमारे पास HTML नेस्टेड एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग एक ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह जो आउटर मोस्ट हमारे पास एलिमेंट होगा वो हमारे पास ट्री के रूट पे आ जाएगा और फिर उसके जो चिल्ड्रन होंगे वो हमारे पास उसके ट्री के अंदर उसके चाइल्ड बन जाएंगे और फिर जो उसके डिसेंडेंट्स होंगे वो हमारे पास उसके फर्दर चिल्ड्रन बन जाएंगे। तो यहाँ से किसी भी आप एक HTML डॉक्यूमेंट को आप एक ट्री की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास ये जो नेस्टेड रिलेशंस हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग जो कॉमनली HTML एलिमेंट्स या टैग्स यूज होते हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास एक HTML डॉक्यूमेंट की बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, जिसके अंदर आपके पास स्पेसिफाई किया गया है कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है, फिर उसके बाद उस डॉक्यूमेंट का टाइटल स्पेसिफाई किया गया है और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट स्पेसिफाई किया गया है एक पैराग्राफ की फॉर्म में।
जो हमारे पास टाइटल है वो हमारे पास अगर एक ही विंडो है तो एट टाइम्स उसके टाइटल के अंदर आ जाता है, या अगर टैब है तो जो भी चीज़ टाइटल में लिखी होती है वो हमारे पास उस टैब के अंदर हमें नज़र आना शुरू हो जाती है। तो टाइटल जो है ये एज सच हमारे पास कंटेंट्स का हिस्सा नहीं होता जो हम वेब पेज पे नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन ये हमारे पास टैब का टाइटल या विंडो का टाइटल जो है वो बन जाता है। और यहाँ पे हमारे पास एक और पैराग्राफ का टैब है, टैग है, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ कंटेंट्स जो हैं वो स्टोर करती हैं। जो भी हमारे पास एक HTML डॉक्यूमेंट होगा, हम लोग हमेशा उसे डॉक टाइप के टैग से शुरू करेंगे। डॉक टाइप HTML से हमारे पास जो वेब सर्वर है उससे पता चल जाता है कि ये हमारे पास एक HTML डॉक्यूमेंट है, और जब वो फाइल हमारे पास क्लाइंट साइड पे आती है तो ब्राउज़र को पता चल जाता है कि ये एक HTML फाइल है और उसे उसने किस तरीके से रेंडर करना है। यहाँ पे डॉक टाइप जो है वो मेंशन कर रही होती है कि ये डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन है, जो हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है एंटिटीज़ को, एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करने का और उनके आपस में रिलेशन और उनके एट्रीब्यूट्स कंटेंट्स को डिस्क्राइब करने का एक मैकेनिज्म होता है। ये हमारे पास HTML की एक और एग्जांपल है। इसको हम लोग डिटेल के अंदर जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टार्ट के अंदर हमारे पास टॉक टाइप यूज़ हो रहा है, फिर हमारे पास HTML जो है वो यूज़ हो रहा है, HTML का टैग यूज़ हो रहा है। उसके अंदर हमारे पास दो चिल्ड्रन है, एक हेड है, एक बॉडी है। हेड के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, बॉडी के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जो हमारे पास हेड और बॉडी के टैग्स होते हैं, ये हमारे पास इसलिए यूज़ होते हैं। हेड के अंदर मोस्टली हम लोग जो एक्सटर्नल फाइल्स हमें चाहिए होती हैं, जो डॉक्यूमेंट का टाइटल है, वो हम लोग हेड के अंदर स्पेसिफाई कर देते हैं। मेटा डाटा जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, वो हम लोग उसके अंदर स्पेसिफाई कर देते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन हम लोग हेड में डाल देते हैं, और फिर जो डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट्स हैं, वो हम लोग बॉडी के टैग में डाल देते हैं। Up to a certain version of HTML, and particularly XHTML, it was required to have one HTML tag as parent tag, and then optionally we could have a head tag and we had to have a body tag. लेकिन अब जब HTML5 की रिकमेंडेशन, लेटेस्ट जो रिकमेंडेशंस हैं, उसके अंदर we do not need to have these tags, right? मतलब ज़रूरी नहीं है कि इनके बगैर भी आपका HTML डॉक्यूमेंट एक हेड और बॉडी के टैग्स के बगैर भी आपका डॉक्यूमेंट एक वैलिड डॉक्यूमेंट होगा। लेकिन ट्रेडिशनली क्योंकि ये कन्वेंशन चलती आ रही है कि हमारे पास HTML का टैग होता है, उसके अंदर हमारे पास हेड होता है, फिर उसके बाद हमारे पास बॉडी होती है, तो अभी भी ज़्यादातर डेवलपर्स जो हैं, ऑलमोस्ट ऑल द डेवलपर्स, वो हमारे पास HTML फिर हेड और उसके नीचे बॉडी का टैग जो है वो यूज़ करते हैं। हेड के अंदर मोस्टली हम लोग मेटा डाटा डाल सकते हैं। मेटा डाटा में किस किस्म की इंफॉर्मेशन हो सकती है कि आपके पास जो HTML के कंटेंट्स हैं, उनकी इनकोडिंग क्या है, क्या वो यूनिकोड में इनकोडेड हैं या आपके पास वो कोई और इनकोडिंग जो है वो यूज़ कर रहे हैं, वो हम लोग मेटा के थ्रू स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर हम लोग कोई एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स यूज़ कर रहे हैं तो उनको हम लोग लिंक के एलिमेंट के थ्रू स्पेसिफाई कर सकते हैं कि स्टाइल शीट किस जगह पे पड़ी हुई है। अगर हम लोग कोई एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स यूज़ कर रहे हैं कि एक स्क्रिप्ट हमने अपने वेब पेज में यूज़ करना है, लेकिन वो स्क्रिप्ट जो है जावा स्क्रिप्ट हमने किसी और फाइल में लिखा हुआ है, तो वो हम लोग स्क्रिप्ट के टैग के थ्रू स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इसके अंदर जो टैग्स हैं वो हम लोग डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक उनके एग्जांपल्स के साथ। अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये अगर एक इस तरह का एक HTML डॉक्यूमेंट गिवन है तो ये हमारे पास रेंडर किस तरह होगा। तो ये जो अभी हम लोगों ने HTML का कोड देखा था, जब हम लोग इसे ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो ब्राउज़र उसे इस तरीके से रेंडर कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग कोई हेडिंग्स यूज़ कर रहे हैं, सब हेडिंग्स यूज़ कर रहे हैं, इमेज यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा और कुछ पैराग्राफ यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इवन टाइम भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग HTML एलिमेंट्स के अंदर स्पेसिफाई कर देते हैं। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना, HTML को हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं और कंटेंट्स को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। HTML को हम लोग कभी भी स्टाइलिंग के लिए नहीं यूज़ करते। हम लोग HTML के अंदर ये स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि हमने फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करना है, इस टेक्स्ट का साइज़ कितना होना चाहिए। ऑल्दो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड कि हम लोग HTML के अंदर ये चीज़ ना करें। हम लोग स्टाइल शीट्स के थ्रू जो भी स्टाइलिंग है वो हम लोग स्टाइल शीट्स के थ्रू करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं। ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आपके पास डिफ़ॉल्ट स्टाइल शीट यूज़ हुई है ब्राउज़र की। अच्छा, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो कि इन सारी एग्जांपल्स के अंदर HTML का कोड सेम है, इट इज़ ऑल द सेम। सिर्फ हम लोगों ने स्टाइल शीट चेंज की है। स्टाइल जो है उसके डिस्प्ले करने का वो हम लोगों ने चेंज किया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो उसका फॉन्ट कलर जो है वो हमारे पास चेंज हो गया। यहाँ पे हम लोग उसको एक बॉक्स में ले आए, यहाँ पे हम लोगों ने फॉन्ट चेंज कर लिया, उसके बैकग्राउंड पे हम लोगों ने टेक्सचर लगा दिया। तो ये जो सारे काम है ये हम लोग कास्केडिंग स्टाइल शीट्स के थ्रू करेंगे। HTML टैग्स के अंदर से एक जो बहुत कॉमन टैग्स हैं वो हमारे पास हेडिंग के टैग्स हैं। HTML 6 लेवल्स की हेडिंग सपोर्ट करता है। H1 being द फर्स्ट हेडिंग, द मेन हेडिंग, फिर उसकी सब हेडिंग H2, फिर H3, H4, इस तरह H6 तक हमारे पास मुख्तलिफ हेडिंग्स जो हैं वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो एग्जांपल आपको दिखाई गई थी तो उसके अंदर आपके पास शेयर योर ट्रेवल्स जो है ये हेडिंग 1 थी और न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क की हेडिंग 2 थी। आपने ये बात याद रखनी है कि हेडिंग्स को आपने फॉन्ट साइज़ के लिए कभी भी यूज़ नहीं करना। हेडिंग को आपने जिस तरह आप एक वर्ड का डॉक्यूमेंट लिखते हैं उसके अंदर आप हेडिंग्स यूज़ करते हैं, मेन हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है, उसके बेस पे आपके पास आपके डॉक्यूमेंट की आउटलाइन बनती है। तो HTML के अंदर भी आपने हेडिंग्स को हमेशा इस तरीके से यूज़ करना है कि वो आपके पास एक किस्म के डॉक्यूमेंट की आउटलाइन को जो है वो डिफाइन करें। हमारे पास जो कंटेंट्स हैं, जब हम लोगों ने टेक्सचुअल कंटेंट कहीं पे लिखना है तो उसके लिए हम लोग पैराग्राफ का एलिमेंट यूज़ करेंगे, जिसे हम लोग P के थ्रू यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी डाल सकते हैं और इसके अंदर और डॉक्यूमेंट्स और एलिमेंट्स भी डाल सकते हैं, मतलब टेक्स्ट भी इसके अंदर डाल सकते हैं और दूसरे एलिमेंट्स भी HTML के इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक डिफ का हमारे पास एक एलिमेंट होता है। ये हमारे पास यूजुअली लॉजिकल ग्रुपिंग के लिए यूज़ होता है। पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए यूज़ होगा, डिफ जो है वो हमारे पास लॉजिकल ग्रुपिंग के लिए यूज़ होगा कि जिसके अंदर हम लोग दूसरे एलिमेंट्स को जो है वो कंटेन करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ का भी समझना ज़रूरी है कि HTML के अंदर हमारे पास दो किस्म के टैग्स होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं कि हमारे पास इनलाइन टैग्स हैं और दूसरे हमारे पास जो हैं वो ब्लॉकिंग टैग्स हैं। जो इनलाइन टैग्स होते हैं वो हमारे पास जब किसी दूसरे टैग के अंदर आते हैं तो वो अपनी अलहदा से अपनी स्पेस नहीं क्रिएट करते। जिस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास कुछ कंटेंट्स हैं, फिर एक इनलाइन एलिमेंट आ गया, फिर कुछ कंटेंट्स हैं। तो जब ये पेज रेंडर होगा तो हमारे पास ये जो इनलाइन एलिमेंट है ये उस फ्लो के अंदर ही हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा जिसके अंदर इससे पहले और बाद वाले कॉन्टेंट्स हैं। इनलाइन एलिमेंट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, एंकर है, एब्रीविएशन है, BR साइट, इस तरह बहुत सी हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास इनलाइन टैग्स हैं। तो इनमें से कोई भी आप इनलाइन टैग यूज़ करें तो आपके पास ये जो जो भी कंटेंट्स हैं उसके बीच में वो चीज़ आ जाएगी। जिस तरह आपके पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर आपके पास एक लिंक है, फिर कुछ टेक्स्ट है। अब क्योंकि एंकर हमारे पास एक इनलाइन टैग है तो हमारे पास ये एंकर का जो एलिमेंट है ये हमारे पास उस टेक्स्ट के बीच के अंदर ही हमें नजर आएगा। इसके मुकाबले में जो हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी वर्टिकल स्पेस लेते हैं। दैट मीन्स कि अगर उससे पहले हमारे पास कुछ एलिमेंट चल रहा है या कुछ फ्लो चल रहा है, कुछ टेक्स्ट है, तो वो ब्रेक होगा, उससे नेक्स्ट लाइन में हमारे पास ये ब्लॉक एलिमेंट रेंडर होगा, डिस्प्ले होगा और इसके बाद फिर हमारे पास काइंड ऑफ ब्रेक आएगा, वर्टिकल वर्टिकल ब्रेक आएगा, काइंड ऑफ न्यू लाइन आएगी और फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर हमारे पास अगले कंटेंट्स आएंगे। तो जो हमारे पास ब्लॉकिंग एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास डिव है, हेडर है, HR है, लिस्ट आइटम है, इसमें से कुछ जो है वो हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर हम लोगों ने HTML कोड के अंदर डिव का टैग यूज़ किया हुआ है। तो हमारे पास क्या होगा, को डिव हमारे पास इस जगह पे नज़र नहीं आएगा, वो डिव हमारे पास नेक्स्ट लाइन के अंदर जाएगा और उस डिव के बाद जो टेक्स्ट लिखा होगा या जो भी कंटेंट्स होंगे, जो भी HTML के एलिमेंट्स होंगे, वो फिर उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले होंगे। इमेजेस को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग IMG का एलिमेंट यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एक एम्प्टी एलिमेंट होता है, दैट मीन्स हमें /IMG लिखने की ज़रूरत नहीं होती और इसके अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स ही यूज़ होते हैं। इसके अंदर आपने ये याद रखना है कि जो भी आपने इमेज डिस्प्ले कराना है उसे आप सोर्स के एट्रीब्यूट में स्पेसिफाई करेंगे। जिस तरह यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि जो इमेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं हम लोग अपने वेब पेज के अंदर, वो सेंट्रल पार्क डॉट JPG है, ठीक है, उसको हम लोग जो है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं। और हम लोग इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। आपने इतना याद रखना है कि जब भी आपने इमेज का टैग यूज़ करना है तो उसके साथ आपने आल्ट का एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ करना है। मतलब सोर्स तो यूज़ करेंगे इमेज डिस्प्ले कराने के लिए, लेकिन साथ में आपने आल्ट का एट्रीब्यूट भी यूज़ करना है।
आल्ट के मल्टीपल पर्पसेस होते हैं। एक वो कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं जो देख नहीं सकते ब्राउज़र को लेकिन सुन के ब्राउज़ कर रहे होते हैं, तो वो जब एक इमेज को एक्सप्लोर करते हैं तो वो उसको देख तो नहीं सकते, लेकिन उसके अल्टरनेटिव टेक्स्ट की बेस पे उन्हें पता चल जाता है कि ये इमेज जो है वो हमारे पास किस चीज़ के बारे में है। और इसके अलावा बाज़ औक़ात एक ब्राउज़र के अंदर इमेज डिस्प्ले नहीं हो पाता, तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे जो इमेज डिस्प्ले होना था वो किस चीज़ के बारे में था। एक और जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एचटीएमएल के अंदर, वो हमारे पास एचटीएमएल कैरेक्टर एंटिटीज़ हैं। एचटीएमएल के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें आप एज इट इज़ नहीं यूज़ कर सकते। जिस तरह अगर आप ये करना चाहें कि जी 5 इज़ लेस देन 10, ये अगर आप डिस्प्ले करना चाहें तो आप एचटीएमएल में एज इट इज़ नहीं डिस्प्ले कर सकते। लेस देन का क्योंकि एक स्पेशल मीनिंग है, ये हमारे पास टैग्स को शुरू करने के लिए यूज़ होता है, तो आपको इसकी जगह कोई कैरेक्टर एंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी जब आपने डिस्प्ले करना है लेस देन का सिंबल। तो उसके लिए आपके पास एम्परसेंड, एलटी, सेमीकोलन, ये आपके पास एक कैरेक्टर एंटिटी है। इसके अलावा कुछ कैरेक्टर एंटिटीज इसलिए होती हैं कि उन्हें कीबोर्ड से टाइप करना पॉसिबल नहीं होता या मुश्किल होता है, जिस तरह कॉपीराइट है, वो एक कैरेक्टर एंटिटी है। जब आप अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे लिखेंगे एम्परसेंड कॉपी सेमीकोलन, तो वहाँ पे जब ये पेज रेंडर होगा तो वहाँ पे आपके पास कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा। इसी तरह आपके पास ट्रेडमार्क का सिंबल हो सकता है, नॉन ब्रेकिंग आपके पास स्पेस हो सकती है कि आप मल्टीपल स्पेसेस देना चाहते हैं। जो नॉन ब्रेकिंग हो तो वो आप एनडीएसपी के कैरेक्टर एंटिटी के थ्रू दे सकते हैं। तो यूजुअली ये टेक्सचुअल कंटेंट्स के अंदर हमारे पास यूज होते हैं। इस मॉड्यूल में हम लोग लिंक्स को स्टडी करेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर लिंक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनफैक्ट जो वर्ल्ड वाइड के साथ हमारे पास वेब का वर्ड यूज़ होता है, जिस तरह स्पाइडर का वेब होता है, इस तरह हमारे पास ये जो वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर वेब का वर्ड यूज़ होता है, जो वेब क्रिएट होता है HTML डॉक्यूमेंट्स का, वेबसाइट्स का, ये हमारे पास लिंक्स के थ्रू क्रिएट होता है। एक वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट के लिंक्स हो सकते हैं, उसी वेबसाइट के किसी और पार्ट के लिंक्स हो सकते हैं। तो दीज आर द लिंक्स विच क्रिएट दिस होल सिस्टम एज अ वेब। हम लोग टेक्निकली देखते हैं कि लिंक्स को हम लोग अपने वेब पेजेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। लिंक्स को हम लोग एंकर टैग्स भी कहते हैं और इनको ए के एलिमेंट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका साइंटेक्स जो है वो बड़ा सिंपल सा होता है। हम लोग एलिमेंट को स्टार्ट करते हैं ए के साथ, जिस वेबसाइट का लिंक हम लोगों ने क्रिएट करना होता है उसे हम लोग href के एट्रीब्यूट के थ्रू स्पेसिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जी वी वांट टू क्रिएट अ लिंक टू दिस वेबसाइट centralpark.com इन आवर वेब पेज। ये जो URL है ये लिंकिंग के लिए होता है, यूज़र को ये डिस्प्ले नहीं हो रहा होता। यूज़र को क्या चीज़ डिस्प्ले होगी? जो आप एंकर टैग के टेक्सचुअल कंटेंट्स के अंदर स्पेसिफाई करेंगे। जब आपने ए और फिर उसको ग्रेटर देन से क्लोज किया, उसके बाद जो आप टेक्स्ट लिखेंगे वो यूज़र को नज़र आ रहा होगा। तो जब ये एलिमेंट रेंडर होगा तो वहाँ पे यूज़र को सेंट्रल पार्क लिखा हुआ आएगा और बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लू कलर का हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, जिससे यूज़र को पता चल जाएगा कि ये लिंक है। और वो जब उसको क्लिक करेगा तो centralpark.com की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नाउ हियर आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ लिंक्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड दीज एग्जांपल्स वेरी वेल। पहली जो एग्जांपल है वो हमारे पास एक एक्सटर्नल लिंक की है, जिसके अंदर हम लोग किसी दूसरी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। तो मोस्टली हम लोग वहाँ पे डोमेन नेम लिखेंगे या फुल URL लिखेंगे एक्सटर्नल वेबसाइट का। इसके अलावा हम लोग ये भी कर सकते हैं कि किसी एक्सटर्नल वेबसाइट के किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करना चाहें। जिस तरह यहाँ पे हम लोग इस वेबसाइट के अंदर एक रिसोर्स है logo.jf, उसको हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो हमारा जो लिंक क्रिएट होगा उस पर सेंट्रल पार्क लिखा होगा। जब यूज़र इसको क्लिक करेगा तो क्या होगा कि आपके पास ये इमेज आपके ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। हम लोग ये भी कर सकते हैं कि किसी एक्सटर्नल वेबसाइट को लिंक ना करें, हम लोग अपनी ही वेबसाइट में किसी एक डॉक्यूमेंट को लिंक करना चाह रहे हैं, उसे ओपन करना चाह रहे हैं। तो उस सूरत में हम लोग सिर्फ उसका नाम लिख देंगे। जैसा यहाँ पे अगर हम लोगों ने ये लिख दिया index.html, तो इससे हमारे पास क्या होगा, जब यूज़र इसको क्लिक करेगा तो हमारे वेब सर्वर के ऊपर उसी डायरेक्टरी के अंदर जो index.html फाइल पड़ी होगी वो हमारे पास ओपन हो जाएगी। तो अभी हम लोगों ने दो एग्जांपल्स देख ली। एक हम लोग लिंक क्रिएट कर रहे हैं टूवर्ड्स एन एक्सटर्नल वेबसाइट और एक हम लोग लिंक क्रिएट कर रहे हैं विद इन आवर वेबसाइट। इससे अगर हम लोग एक और लेवल नीचे आए तो हम लोग एक वेब पेज के अंदर भी लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। देखें, आपने देखा होगा कि जब आप एक वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उसके बॉटम पे कहीं पे लिखा हुआ होता है टॉप, ये एक लिंक होता है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपका वेब पेज स्क्रॉल करके
टॉप पे चला जाता है, कोई नया वेब पेज नहीं खुलता, आप उसी वेब पेज के टॉप पे चले जाते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक आउटलाइन दी हुई होती है, उसके अंदर आप एक स्पेसिफिक लिंक को क्लिक करते हैं तो स्क्रॉल करके आप उस जगह पे चले जाते हैं। ये जो चीज़ होती है इसको हम लोग हैशटैग के थ्रू स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे जब ये गो टू टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट इसको क्लिक करेंगे तो जहाँ पे हम लोगों ने किसी एलिमेंट का नेम या उसकी आईडी हम लोगों ने टॉप दी होगी वहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। ऑल्दो ट्रेडिशनली हमारे पास नेम ही इंटरनल लिंकिंग के लिए यूज़ होता था, लेकिन अब जो रिकमेंडेड है वो ये है कि आप आईडी को यूज़ करें, नेम की जगह आईडी को यूज़ करें। तो आप किसी एंकर कोई एक एम्प्टी एंकर टैग भी बना सकते हैं, जिस तरह टॉप पे आपने लिख दिया ए और यहाँ पे आपने लिख दिया नेम या आईडी इज इक्वल टू टॉप। ठीक है, तो जब यूज़र, और इसको आप बस क्लोज कर दें, इसके अंदर आप कुछ कंटेंट्स ना डालें। जब यूज़र टॉप को क्लिक करेगा तो स्क्रॉल करके आप इस जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपने नेम के साथ टॉप को स्पेसिफाई किया हुआ है। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एंकर का टैग हो, यहाँ पे आप पैराग्राफ दे सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। बस उसकी अगर आपने आईडी जो है वो टॉप लिख दी तो फिर जब आप इस तरह के किसी लिंक को क्लिक करेंगे जहाँ पे हैश टॉप अपने href के तौर पे दिया हुआ है तो आप उस जगह पे चले जाएंगे। ये आपके पास कुछ और एग्जांपल्स हैं कि अगर आपने एक और वेब पेज के जो आपकी वेबसाइट के ऊपर ही पड़ा हुआ है, सेम फोल्डर के अंदर है, वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को उस वेब पेज के एक्सेस करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले उस वेब पेज का नाम लिखेंगे, उस फाइल का नाम लिखेंगे, फिर हैश सिंबल, और फिर आप उस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट का या जिस उसके पर्टिकुलर पार्ट पे आप स्क्रॉल करके पहुंचना चाहते हैं उसका आप नाम लिख देंगे। तो यूज़र जब इसको क्लिक करेगा तो वो प्रोडक्ट x.html का जो रिव्यूज़ वाला पार्ट है स्क्रॉल करके ऑटोमेटिकली उस जगह पे चला जाएगा। दैट मीन्स पहले प्रोडक्ट x.html ओपन होगा और फिर उसके स्क्रॉल करके आप उसके रिव्यू वाले पार्ट पे चले जाएंगे। जो रेफरेंसेस हैं वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे वेब पेजेस या उनके पार्ट्स के लिए हों, आपके पास रेफरेंसेस जो हैं वो ईमेल के भी हो सकते हैं। जिस तरह अगर आप href के अंदर ईमेल से पहले मेल टू कॉलन फिर ईमेल एड्रेस लिख देते हैं और आगे उस पर्सन का नाम लिख देते हैं, तो आपके पास क्या होगा, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास मेल का प्रोग्राम जो है वो खुल जाएगा। चाहे वो जीमेल के साथ आपने कॉन्फ़िगर किया हो ब्राउज़र को तो जीमेल ओपन हो जाएगी, या अगर आपके पास आउटलुक है या और कोई ईमेल का प्रोग्राम है तो वो आपके पास ओपन हो जाएगा और वहाँ पे टू के अंदर इस ईमेल एड्रेस है ये वहाँ पे टू के अंदर ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। आप लिंक्स के थ्रू कोई एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट स्पेसिफाई करेंगे। और फिर अभी रिसेंटली जो है वो हमारे पास ये भी यूज़ होता है कि हम लोग यहाँ पे टेलीफोन नंबर लिंक के अंदर डाल दें। तो वेब पेजेस के अंदर जब आप लैपटॉप के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू आप इसको ओपन कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इसके क्लिक करने पे कोई काम हो, लेकिन जब आप मोबाइल के थ्रू इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास मोबाइल का डायलर खुल जाएगा और उस पर ये फ़ोन नंबर आपके पास टाइप हो जाएगा। इसके अंदर हमारे पास रेफरेंसिंग का समझना ज़रूरी है कि जो हम लोग रेफरेंसिंग करते हैं वो हमारे पास किस तरह होती है। होता क्या है कि जो आपके पास वेब सर्वर है उसके अंदर आपके पास कुछ फाइल्स पड़ी होंगी, कुछ डायरेक्टरीज होंगी, जिस तरह आपके पास इमेजेस की डायरेक्टरी है, आपके पास स्क्रिप्ट्स की डायरेक्टरी है, राइट। और फिर आपके पास उस फोल्डर के अंदर आपके पास कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं, मे बी index.html पड़ी हुई है या कुछ फाइल्स इस तरह पड़ी हुई हैं। तो ये आपके पास जो वेब सर्वर है उसके अंदर एक डायरेक्टरी होगी, उसके अंदर ये फोल्डर्स और फाइल्स पड़े होंगे। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग मुख्तलिफ जो लेवल्स पे हमारे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं फाइल हायरार्की के अंदर, उसे हम लोग अपने वेब पेज के अंदर कैसे एक्सेस करेंगे। तो अगर हमारे पास सेम डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ाइल पड़ी हुई है तो सिर्फ उसका नाम लिख देंगे href में, जब क्लिक करेंगे तो वो वाली फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अगर हमारे पास एक फ़ाइल किसी डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई है, मतलब जो अभी वेब पेज ओपन हुआ हुआ है वो जिस डायरेक्टरी में है उस डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी है इमेजेस, और उसके अंदर एक फ़ाइल पड़ी हुई है logo.jif, उसका हम लोग लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो images/logo.jif लिखेंगे। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फोल्डर के अंदर जब आप सेपरेशन कर रहे होते हैं, एक फोल्डर के अंदर एक फाइल को एक्सेस कर रहे होते हैं, आपने हमेशा फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करना है, आप कभी भी बैकवर्ड स्लैश जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपके पास जो है वो कुछ एक डायरेक्टरी है CSS, उसके अंदर इमेजेस की डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है background.jif, उसे आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप CSS/images/background, मतलब जितने मर्जी लेवल्स पे आप जाना चाहें आप इस तरह स्लैश के थ्रू, फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू आप जा सकते हैं। अगर एक डायरेक्टरी है, करंट जो HTML पेज उस डायरेक्टरी के अंदर है और आप एक ऐसी फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं जो उसकी पेरेंट डायरेक्टरी में है, तो वो फिर आप डॉट// के थ्रू करेंगे। तो डॉट// जो है दिस रिप्रेजेंट्स द पेरेंट डायरेक्टरी, और इसी तरह ग्रैंड पेरेंट डायरेक्टरी क्या हो जाएगी, डॉट// और फिर फाइल का नेम जो आप लिखेंगे तो ग्रैंड पेरेंट डायरेक्टरी, मतलब पेरेंट डायरेक्टरी की जो पेरेंट डायरेक्टरी होगी उससे वो चीज़ एक्सेस होगी। और अगर आपने सिबलिंग डायरेक्टरी में जाना है कि जिस फोल्डर के अंदर आपकी अभी करंट फाइल पड़ी हुई है उसका एक सिबलिंग फोल्डर है जिसके अंदर आप जाना चाहते हैं, तो डॉट// आप पेरेंट
डायरेक्टरी में जाएंगे और फिर उस सिबलिंग डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे तो आप सिबलिंग डायरेक्टरी के अंदर किसी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप जो आपके पास वेबसाइट का रूट डॉक्यूमेंट है, मेन जो फोल्डर है, उसके थ्रू आप किसी फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो आप / से उस पाथ को जो है वो शुरू करेंगे। HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टैग जो है वो हमारे पास लिस्ट से रिलेटेड है, या हम लोग कह सकते हैं मल्टीपल टैग्स हैं जो हमारे पास लिस्ट से रिलेटेड है। जब आपने अपने वेब पेज के अंदर कोई लिस्ट डिस्प्ले करनी है, चाहे वो बुलेटेड लिस्ट है या चाहे वो नंबर्ड लिस्ट है, तो उसके लिए हम लोग स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। HTML के अंदर मेनली हमारे पास 3 किस्म की लिस्ट यूज़ होती हैं। एक हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है, एक हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट है और फिर एक हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट हैं। तो उनको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो हमारे पास बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में हमें नज़र आ रही होंगी। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वेब पेज है उसके अंदर आपको एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो, या बुलेट लिस्ट जो है वो आपको नज़र आ रही है। ये हम लोग किस तरह क्रिएट करते हैं? जब हम लोगों ने अननंबर्ड लिस्ट क्रिएट करनी होती है या अनऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए UL का एलिमेंट यूज़ करेंगे। तो UL से जो है वो हम लोग ये स्पेसिफाई कर देंगे कि वी आर स्टार्टिंग अ लिस्ट। उस लिस्ट के अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उनको हम लोग लिस्ट आइटम के एलिमेंट के अंदर रख देंगे। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट आइटम का एलिमेंट है और उसको हम लोग क्लोज कर देंगे। तो जितने हम लोग लिस्ट एलिमेंट के एलिमेंट्स यूज़ करेंगे उतनी हमारे पास लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। लिस्ट एलिमेंट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप टेक्सचुअल कंटेंट रखें, आप उसके अंदर URLs भी लिख सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट के जो कंटेंट्स हैं उसके अंदर हम लोगों ने एक नेस्टेड टैग यूज़ कर लिया लिंक का, और अब जो लिस्ट डिस्प्ले होगी हमारे पास उसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है इट वुड बिकम अ लिंक, ठीक है। और बाकी एलिमेंट्स को क्योंकि हम लोगों ने टेक्सचुअली लिखा है तो वो हमारे पास इसी तरह रेंडर हो जाएंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरह हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट जो लिस्ट आइटम होगा उसके साथ 1 लिखा हुआ होगा, फिर 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। जिस तरह अगर हम लोग कोई एक आर्टिकल लिख रहे हैं और उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, माय सॉल्यूशन, कंक्लूजन्स। ये हमारे पास अगर मुख्तलिफ उसके सेक्शंस और हर एक को हम लोग नंबर करना चाहते हैं कि फर्स्ट जो सेक्शन है, फर्स्ट जो लिस्ट में आइटम है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन का, और नंबर 2 जो है वो बैकग्राउंड, और उसके साथ ये नंबर्स भी लिखे हुए हैं। तो फिर हम लोग लिस्ट को स्टार्ट किस तरह करेंगे, OL के एलिमेंट से। OL के अंदर से हम लोग उसको लिस्ट को शुरू करेंगे और फिर हर एक लिस्ट आइटम को हम लोग लिस्ट आइटम कर देंगे। तो कॉमन चीज़ क्या है ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में, वो लिस्ट आइटम है कि वो लिस्ट आइटम्स हम लोग जो है वो LI के थ्रू स्पेसिफाई करेंगे। अगर हम लोग लिस्ट के मेन टैग को UL से स्टार्ट करते हैं तो वो बुलेटेड लिस्ट बन जाएगी, और अगर हम लोग उसे OL से स्टार्ट करते हैं तो वो हमारे पास नंबर्ड लिस्ट बन जाएगी। लिस्ट को हम लोग नेस्ट भी कर सकते हैं कि जिस तरह अगर हमारे पास लेट्स से ये जो थर्ड हमारे पास लिस्ट आइटम है, इसके आगे हम लोग सब लिस्ट एक देना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के अंदर हम लोग नेस्ट कर सकते हैं। और वो नेस्टिंग किस तरह होगी हमारे पास, कि जहाँ पे हम लोगों ने नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करनी है उससे हम लोग एक लिस्ट आइटम के तौर पे लेंगे। लिस्ट आइटम के अंदर हम लोग फिर एक और लिस्ट दे देंगे, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे हम लोगों ने लिस्ट आइटम के अंदर दे दिया, एक ऑर्डर लिस्ट को हम लोगों ने स्पेसिफाई कर दिया, तो अब हमारे पास माय सॉल्यूशन के अंदर एक सब लिस्ट आपको नजर आ जाएगी और उसके लिस्ट आइटम आप उसी तरह स्पेसिफाई कर देंगे जिस तरह आप आउटर लिस्ट के स्पेसिफाई करते हैं। उसको क्लोज करेंगे और उसके बाद फिर आप और एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। और ये नेस्टेड लिस्ट की कोई लिमिट नहीं है, आप जिस मर्जी लेवल पे जाके नेस्टेड लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारे पास लास्ट लिस्ट यूज़ होती है HTML में वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, और ये हमारे पास HTML5 के अंदर इस चीज़ को जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया। एट टाइम्स आपने देखा होगा कि आपके कुछ वेब पेजेस हैं जिसके अंदर आपने कुछ टर्म्स को डिफाइन करना होता है, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिस्ट को जो शुरू करेंगे वो आपके पास DL के एलिमेंट से आप उसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप UL यूज़ करेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL यूज़ करेंगे, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए आप DL का एलिमेंट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास डिफरेंस आ जाएगा एज कम्पेयर टू अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे अब आपके पास जब डिस्क्रिप्शन आप लिस्ट कर रहे हैं तो एक आपके पास डिस्क्रिप्शन टर्म होगी और एक उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है। तो जो डिस्क्रिप्शन टर्म है, जिस तरह हम लोग बताना चाहते हैं कि जी HTML जो है वो टर्म है एंड इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
तो ये जो HTML है इसको हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे DT के एलिमेंट में, डॉक्यूमेंट टर्म के एलिमेंट में, और जो इसकी डिस्क्रिप्शन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज उसको हम लोग DD डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन आप उससे कह लें, या बेसिकली DD स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन। तो आपके पास ये डिस्क्रिप्शन के लिए आप इसको जो है वो स्पेसिफाई कर देंगे। इसी तरह सेकंड आपके पास टर्म CSS होगी, और फिर DD के थ्रू आपने बता दिया कि इट स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। एट टाइम्स हम लोगों ने अपने वेब पेज के कंटेंट्स को लॉजिकली ग्रुप करना होता है। एक लॉजिकल ग्रुपिंग आपको पता है कि आप div के एलिमेंट के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हर ग्रुप को आप div के थ्रू ही लॉजिकली सेपरेट कर देते हैं तो रीडिंग पर्सपेक्टिव से, मेंटेनेबिलिटी पर्सपेक्टिव से वो इतना अंडरस्टैंडेबल नहीं रहता। हर चीज़ आपने div में डाल दी, बस उनकी आईडीज आपने डिफरेंट कर दी, तो आपके पास लॉजिकल ग्रुप्स बन गए। तो ट्रेडिशनली तो इसी तरह होता था कि लॉजिकल ग्रुपिंग हमारे पास divs के थ्रू होती थी। वहाँ पे क्या करते थे कि div, और अगर वेब पेज का हेडर है तो ID इज इक्वल टू हेडर कर देंगे, उससे पता चल जाएगा कि इस div के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो हेडर के तौर पे रेंडर होंगे। तो HTML5 के अंदर क्या किया गया कि सिमेंटिक टैग्स को इनकॉर्पोरेट किया गया, और फिर उसके थ्रू अब हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से मुख्तलिफ एलिमेंट्स को यूज़ करके स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये जो वेब पेज का पार्ट है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर से कुछ हम लोग सिमेंटिक मार्कअप को डिस्कस कर लेते हैं। इसका HTML डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका उसके विजुअल लेआउट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये कह लें कि ये जो सिमेंटिक टैग्स हैं ये जस्ट हमारे पास हमारे अपने यूज़ के लिए हैं, डेवलपर के यूज़ के लिए हैं, और इसके थ्रू हम लोग बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं एक वेब पेज के कंटेंट्स को। एक तो मेंटेनेबिलिटी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसका एडवांटेज है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से जब हमारे पास लॉजिकली चीज़ें ग्रुप हुई हुई होंगी तो वो हमारे पास इजीली मेंटेनेबल होंगी, उसको मॉडिफाई करना, अपडेट करना आसान होगा। इसका एक और जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो हमारे पास एक्सेसिबिलिटी भी है। आपको पता है कि बहुत से लोग जो हैं वो देख नहीं सकते। अब वो अगर ब्राउजिंग कर रहे हैं और अगर हम लोगों ने सिमेंटिकली ग्रुप किया हुआ है तो जो एक वेब पेज का रीडर है जो एक वेब पेज को ओपन करके रीड करके सुना देता है, वो इन सिमेंटिक स्टैक को यूज़ करते हुए बड़े अच्छे तरीके से वो बता सकता है या रीड कर सकता है कि किस कंटेंट को जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। सिमेंटिक टैग्स के अंदर हम लोग कुछ टैग्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग एक देख लेते हैं कि सिमेंटिक टैग्स को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो उसका हेडर जो है वो उसके आप डिफरेंट वेब पेजेस को भी विजिट कर रहे होते हैं तो हेडर उसका ऑलमोस्ट सेम रहता है, फुटर उसका सेम रहता है, जो नेविगेशन लिंक्स हैं वो आपके पास उसके सेम रहते हैं, साइट पे एडवर्टाइजमेंट्स हैं, एडवर्टाइजमेंट्स तो चेंज होती हैं लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास सेम रहता है। एट टाइम्स एडवर्टाइजमेंट्स भी हमारे पास सेम रहती हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास सिमेंटिक टैग्स हैं। हमारे पास एक हेडर का टैग है, नेविगेशन का टैग है जो जिसके अंदर नेविगेशन के लिंक्स होंगे। हमारे पास बाय द वे ये सारी चीज़ हमारे पास एक मेन के टैग में आ सकती है। मेन का एलिमेंट है, उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ सेक्शंस हो सकते हैं, सेक्शन के अंदर हमारे पास आर्टिकल्स हो सकते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग साइट के अंदर डाल सकते हैं, और हमारे पास फुटर का टैग हो सकता है। तो ये हमारे पास इतना अपने जहन में रखना है कि ये हमारे पास लॉजिकल ग्रुपिंग के लिए, लॉजिकली ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इट्स अ गुड हैबिट व्हेनेवर यू राइट कोड फॉर अ वेब पेज यू यूज़ दीज सिमेंटिक टैग्स। हेडर और फुटर हमारे पास सिंपल से एलिमेंट्स हैं, इनको यूज़ करना बहुत आसान है। जहाँ पे हम लोगों ने अपने HTML पेज का हेडर का कोड हम लोगों ने लिखना है, वहाँ पे चाहे हम लोग लोगोज यूज़ कर रहे हैं, हेडिंग्स यूज़ कर रहे हैं, पैराग्राफ्स यूज़ कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने हेडर के अंदर ग्रुप कर देना है। हेडर के अंदर हमारे पास नेस्टेड सिमेंटिक एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसा हेडर के अंदर हमारे पास नैव हो सकता है। आपने देखा होगा हेडर के अंदर बाज़ बात लिंक्स जो होते हैं वो हमारे पास हर वेब पेज के टॉप पे लिंक्स दिए हुए होते हैं, तो आप नैव को जो है वो हेडर के अंदर भी डाल सकते हैं। फुटर के अंदर यूजुअली आपके पास कॉपीराइट की इन्फॉर्मेशन होगी, अबाउट अस का लिंक होगा, कॉन्टैक्ट अस का लिंक होगा, एड्रेस दिया हुआ होगा वेबसाइट का। वो जो चीज़ें हैं वो आप फुटर के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हेडर के अंदर एक रिक्वायरमेंट तो नहीं है लेकिन एक रिकमेंडेशन है कि जब आप हेडर का टैग यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आपके पास कोई ना कोई हेडिंग हो जो उस डॉक्यूमेंट के को डिस्क्राइब कर रही हो। इसके अलावा आप हेडर के अंदर दूसरे एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, लोगो यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे एलिमेंट्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेविगेशन के अंदर आप लिंक्स को इकट्ठा कर देंगे, जिस तरह अगर हमारे पास ये लिंक्स हैं इंडेक्स, अबाउट, ब्राउज,
इनके हम लोगों ने लिंक्स वेब पेज के साइट पे देने हैं, तो उसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं नैव के एलिमेंट के अंदर। हर एक डॉक्यूमेंट का आपके पास कुछ उसके यूनिक कंटेंट्स होंगे, उसको आप मेन के टैग के अंदर रख सकते हैं। अगेन दिस इज जस्ट लॉजिकल ग्रुपिंग, इसका लेआउट के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, विजुअल अपीयरेंस के ऊपर कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। ये सिर्फ हमारी अपनी एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। इसी तरह मेन के अंदर हमारे पास जो है मुख्तलिफ हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के सेक्शंस बना सकते हैं। हर सेक्शन के लिए हम लोग एक सेक्शन का एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों के पास अगर एक आर्टिकल है, एक वेब पेज के अंदर मल्टीपल आर्टिकल्स हो सकते हैं। हर आर्टिकल के लिए हम लोग जो है वो एक आर्टिकल का एलिमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। असाइड का एलिमेंट यूजुअली हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स के लिए यूज़ कर लेते हैं, या कोई एडिशनल हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके लिए हम लोग असाइड का एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। इन सिमेंटिक एलिमेंट्स को यूज़ करने का ये भी फ़ायदा है कि जिस तरह आप जब आप एक वेब पेज को डेवलप कर रहे हैं, उसके आप फ्रंट एंड को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप ये यूज़र एजेंट के थ्रू आप ये मालूम कर सकते हैं कि ये आपके पास वेब पेज जो ओपन हो रहा है ये एक ब्राउज़र में, एक डेस्कटॉप ब्राउज़र में हो रहा है या एक मोबाइल के ब्राउज़र में हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने सिमेंटिक्स टाइप यूज़ किए हुए हैं तो आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर ये वेब पेज एक मोबाइल फ़ोन के अंदर ओपन हो तो ये साइड वाले लिंक्स को, साइड वाले जो लिंक्स नहीं है, ज़रूरी नहीं है उसमें लिंक्स हो, एडवर्टाइजमेंट्स भी हो सकती हैं, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, तो जो साइड वाले एलिमेंट्स हैं उनको आप हाइड कर दें। तो उससे क्या होगा कि मेन कॉन्टेंट्स जो हैं वो आपके पास मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा विजिबल हो जाएंगे। इसी तरह कुछ सिमेंटिक टैग्स हैं जो हमारे पास फिगर्स से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा और भी हैं हमारे पास। फिगर के सिमेंटिक टैग के अंदर क्या होगा, देखें जो इमेज है वो एक बस इमेज आपके वेब पेज में आ जाएगा, लेकिन आपको पता है कि जो आपके पास बुक्स आप पढ़ते हैं उसके अंदर इमेज होता है, उस इमेज के नीचे उसकी कैप्शन लिखी हुई होती है कि व्हाट दिस इमेज इज़ अबाउट। वो कैप्शन जो है वो आप इमेज के एट्रीब्यूट के अंदर आप उसको हैंडल नहीं कर सकते, तो उसकी एक लॉजिकल ग्रुपिंग के लिए एक फिगर का हमारे पास एलिमेंट यूज़ होता है। फिगर के हमारे पास उसके अंदर हम लोग एक इमेज स्पेसिफाई कर देते हैं, वो इमेज हमें नज़र आ जाता है, और उसके ऊपर या उसके नीचे हम लोग फिगर कैप्शन दे देते हैं। तो वो जो कैप्शन है वो हमारे पास उस इमेज के नीचे नज़र आना शुरू हो जाती है, जिस तरह हमारे पास बुक्स के अंदर होता है। इसी तरह हमारे पास कुछ सिमेंटिक टैग्स डिटेल और समरी से रिलेटेड है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि किसी चीज़ को हम लोग चाहते हैं कि वो बाय डिफ़ॉल्ट हिडन हो, जब यूज़र उसको क्लिक करे तो वो चीज़ एक्सपैंड हो जाए। तो वो जो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग डिस्प्ले करना चाहते हैं वो चीज़ हम लोग समरी के टैग में डाल देते हैं। पहले डिटेल का एलिमेंट यूज़ करते हैं, उसके अंदर समरी के अंदर हमारे पास वो चीज़ एज इट इज़ लिखी हुई आ जाएगी, जिस तरह ये लिखा हुआ आ जाएगा इमेज, लेकिन नीचे इमेज नज़र नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि इमेज को हम लोगों ने समरी के बाद लिखा हुआ है। जब हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये काइंड ऑफ एक्सपैंड हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे इमेज तो इसी तरह लिखा हुआ होगा, नीचे वो इमेज डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह हम लोग डिटेल्स के अंदर हम लोग इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग पैराग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग फर्दर एलिमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनसे होगा क्या कि जब हम लोग उस एरो को क्लिक करेंगे तो तब ये चीज़ एक्सपेंड होगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास एक्सपेंडेड नज़र नहीं आएगी। तो इस तरह की अपीयरेंस के लिए आप डिटेल और समरी के टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। एक वेब डेवलपर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अप्रोप्रिएट टूल्स को यूज़ करे वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो टूल्स हैं वो आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और कुछ टूल्स का मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। जिस तरह पिछले मॉड्यूल्स के अंदर हम लोगों ने कुछ टूल्स देखे। एक हमारे पास HTML वैलिडेटर का टूल था जो ऑनलाइन टूल है। हम लोगों ने जो क्रोम के अंदर बिल्ट इन डेवलपर टूल्स होते हैं उनको हम लोगों ने देखा। कुछ मैंने आपको एक्सटेंशंस का बताया, यू कैन ऑल्सो ट्रीट देम एज टूल्स। जिस तरह एक एक्सटेंशन हम लोगों ने लाइट हाउस की जो है वो डिस्कस की, जिसके थ्रू आप जो है वो क्वालिटी श्योर कर सकते हैं एक वेब पेज की। तो कुछ हम लोग टूल्स देख लेते हैं जो हमारे पास कोडिंग के अंदर हमें हेल्प करेंगे, कि जब हम लोगों ने HTML का कोड लिखना है या वेबसाइट डेवलप करनी है, उसके अंदर मल्टीपल वेब पेजेस हैं, उनका कोड लिखना है, तो उसके लिए हम लोग कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं। टूल्स को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज में। कुछ हमारे पास विजिविक टूल्स होंगे, कोड एडिटर्स होंगे, IDEs होंगी, क्लाउड बेस्ड हमारे पास एडिटर्स होंगे, टूल्स होंगे, इन्वायरमेंट्स होंगी, और कुछ हमारे पास कोड प्लेग्राउंड्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। लेट्स गो थ्रू दैम। जो विजिविक एडिटर्स होते हैं, विजिविक स्टैंड्स फॉर व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। तो जो चीज़ आपको नज़र आ रही होती है
उसके अगेंस्ट जो HTML कोड है वो काइंड ऑफ ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा होता है। मोस्टली WYSIWYG एडिटर्स आपके पास आपको डुअल मोड सपोर्ट करते हैं कि उसके अंदर आप चाहे तो HTML का कोड लिखे बगैर आप ड्रैग एंड ड्रॉप से या जस्ट आप टाइप करने से HTML के कंटेंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, फिगर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। टूल बार्स पे आपके पास टैग्स दिए होंगे, इमेजेस के आइकॉन्स दिए होंगे, जहाँ पे आपने इमेज इंसर्ट करना है आप उसको क्लिक करें, उसको ब्राउज करें तो वो इमेज वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो यू डू नॉट नीड टू राइट एनी HTML कोड इन WYSIWYG एडिटर्स। और WYSIWYG एडिटर्स के अंदर ये भी मोड होगा कि आपके पास जो है वो HTML को आप खुद एडिट करना चाहें तो वो भी आपको उसकी सपोर्ट देते हैं। तो उसके अंदर विजुअल मोड भी होगा जिसके अंदर आपके पास HTML रेंडर्ड फॉर्म में नजर आ रहा होगा, उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। और उसके अंदर एक टेक्स्ट मोड होगा जिसके अंदर आपके पास HTML कंटेंट्स हैं और उनको आप चेंज कर सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, शायद जो मोस्ट पॉपुलर है वो हमारे पास ड्रीम वीवर है, एडोब इसको मेंटेन कर रहा है। इसके अलावा आपके पास एक इंटरेस्टिंग टूल जो है वो गूगल वेब डिज़ाइनर का है, और फिर आपके पास इट्स क्वाइट ओल्ड टूल बट इट इज स्टिल मेंटेन्ड, इट इज सी मॉन्की कंपोजर। ठीक है, तो उसके अंदर एक वेब पेज को आप विजुअली क्रिएट कर सकते हैं विदाउट राइटिंग एनी HTML कोड। तो HTML कोड जो है वो ये WYSIWYG एडिटर्स खुद से क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, आप अगर एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं वेब पेज को क्रिएट करने के लिए तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी HTML का कोड जनरेट कर देता है, लेकिन वो जो कोड है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसके अंदर वो स्टाइल्स को भी इनकॉर्पोरेट करता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड होता है, और मोस्टली वो आपके पास मुख्तलिफ ब्राउजर्स पे वो कोड मुख्तलिफ तरीके से आपको नजर आएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे और तरीके से नजर आएगा, क्रोम पे और तरीके से नजर आएगा। तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड दैट यू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर एडिटिंग और पब्लिशिंग HTML डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आपके पास कोड एडिटर्स होते हैं जो आपको विजुअली रेंडर करके तो नहीं दिखाते, लेकिन आप उसके अंदर HTML का कोड लिख सकते हैं। कोड एडिटर्स आपको सिंटैक्स हाईलाइट कर देंगे, टैग्स को मुख्तलिफ कलर से दिखा देंगे, तो वो आपके पास काइंड ऑफ विजुअली आपको जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो कोड को दिखा देंगे। तो इसके अंदर जो आजकल सबसे पॉपुलर है वो आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड है। इसके अलावा और भी आपके पास एडिटर्स हैं जिनके अंदर आप HTML कोड लिख सकते हैं और वो आपको फैसिलिटेट करेंगे। टू सम एक्सटेंट ऑटो कंप्लीशन भी वो दे देते हैं, और आपके पास डिफरेंट कलर से जो है हाईलाइट कर देते हैं एलिमेंट्स को, एट्रीब्यूट्स को, कंटेंट्स को। तो उसके अंदर कोड करना आसान हो जाता है। कोड एडिटर्स को अगर आप थोड़ा सा इन्हेंस कर लें और पूरे से प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर आप ले जाएं तो उसको आप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहेंगे। उसके अंदर आपके पास कोड एडिटिंग की सपोर्ट भी होती है, ऑटो कंप्लीशन की सपोर्ट भी होती है। उसके अंदर अगर लिंकेज है वेब पेजेस के आपस में, वो लिंकेज जो है वो आपके पास उसके अंदर IDs उसको सपोर्ट करती हैं। इवन IDs आपको जो है वो डीबगिंग की सपोर्ट भी देती हैं कि जावास्क्रिप्ट है उसे आपने डीबग करके देखना है तो उसको आप डीबग करके देख सकते हैं। IDs के अंदर by installing a few extensions you can use Visual Studio Code as an IDE as well। और उसके अलावा फुल फ्लैज जो IDs हैं, Eclipse है उसके अंदर HTML की सपोर्ट है, और इसके अलावा और भी आपको IDs मिल जाएंगी जिसके अंदर आप HTML का कोड लिख सकते हैं। मोस्टली IDEs को यूज़ करते हैं जब आप डायनेमिक कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। डायनेमिक कंटेंट जनरेट करने के लिए कोड लिख रहे हैं, जैसे PHP में आप कोड लिख रहे हैं या आप ASP.NET में लिख रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप IDE यूज़ करेंगे। चाहे आप Eclipse को यूज़ करें, आप Microsoft Visual Studio को यूज़ करें, या एक्सटेंशन इंस्टॉल करके Microsoft Visual Studio कोड को जो है वो आप यूज़ करें। इसके अलावा कोड लिखने के लिए हमारे पास क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट्स भी होती हैं जिसके अंदर आपको अपने सिस्टम पे कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। आप एक वेबसाइट को विजिट करते हैं, वहाँ पे आप अपनी डेवलपमेंट के लिए कोड लिख सकते हैं। तो जिस तरह आपके पास एक क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट codeanywhere.com है, वहाँ पे भी जाके आप अपना HTML का कोड जो है वो लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, बस आपको एक ब्राउज़र चाहिए और आप वहाँ पे जाके अपना कोड जो है वो लिख सकते हैं। तो आपको फाइल हायरार्की दिखा देगा, सिंटैक्स हाईलाइटिंग दे देगा और मुख्तलिफ फीचर्स जो हैं वो आपको दे देगा। और इसके अलावा आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग इन्वायरमेंट्स हैं जहाँ पे आप अपने वेब डेवलपमेंट को जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो मुख्तलिफ काम आप उसके अंदर करके चेक कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड कोड प्लेग्राउंड्स। जैसा codepen.io है, ये कोड प्लेग्राउंड है। इसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा इंटरफेस है। लेकिन जब आप वेब पेज के अंदर एक काम कर रहे होते हैं तो आपने उसके अंदर HTML पे भी काम करना होता है, उसकी स्टाइलिंग के लिए आपने स्टाइल शीट्स पे भी काम करना होता है, और फ्रंट एंड इंटरएक्टिविटी के लिए आपने उसके अंदर जावास्क्रिप्ट पे भी काम करना होता है। अब ये जो codepen.io है ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग प्लेग्राउंड है जिसके अंदर आपको वो HTML पेज, CSS, यहाँ पे आप स्टाइल्स लिखेंगे, और जावास्क्रिप्ट, तीनों को आपको वो एक एडिटर उसका दे देता है। और फिर आप उसके अंदर
तीनों के अंदर इकट्ठे आप काम कर सकते हैं, और जो काम आप कर रहे होते हैं नीचे वो चीज़ रेंडर होके आपको डिस्प्ले भी हो रही होती है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल विच यू शुड एक्सप्लोर। इसको आप ट्राई करें। मुख्तलिफ इसके अंदर आप HTML का कोड, और फिर जब हम लोग CSS और जावास्क्रिप्ट को करेंगे तो उसके अंदर आप लिख के इसको ट्राई कर सकते हैं।